भारतीय बाजार के लिए एफआईआई डीआईएस का नजरिया क्या है, कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। देखिए एफआईआई की लगातार सेलिंग इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती हुई ही देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे एफआईआई की तरफ से लगातार कैश मार्केट में सेलिंग ही देखने को मिली और ये सिलसिला अब भी जारी है। कल के कारोबारी सत्र में एफआईआई की तरफ से 4065 करोड़ की बिकवाली होती हुई देखने को मिली। इसके ठीक सामने डीआईएस उतना सपोर्ट भी कर देते हैं। कैश मार्केट में 1918 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कर दिखाई है। वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 3387 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से देखने को मिली। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 9303 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में जो बड़ी बिकवाली का दौर है एफआईआई की तरफ से वो अब भी जारी है। सेलिंग इंटेंसिटी बिल्कुल बरकरार, डीआईएस इसी के सामने खरीदारी कर दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे के सारे संकेत तो हम देख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, ऐसे में आज का सेटअप कैसा दिखेगा, कितना वॉलेटाइल रह सकता है सेशन और आज के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, ये जानने के लिए चलते हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताएं आज के लिए भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं, शुरुआती स्ट्रैटेजी आप क्या बताएंगे। कल हमने उतार चढ़ाव के बीच ही ट्रेड देखा और आज मंथली एक्सपायरी है, क्या लगता है। जी वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स एज वेल। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भारतीय बाजारों में अगर हम लोग इस हफ्ते की बात करें तो काफी डाउनसाइड, काफी सेलिंग प्रेशर के साथ शुरुआत की। हालांकि कल के परसों के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देने के बाद कल काफी ज्यादा डीप डाउन हंटिंग होती दिखाई दी हमें निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली। बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 35,500 35,700 के जोन में सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। देखिए वॉलिटिलिटी तो मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी डाउ जोन्स और नैस्डैक की तरफ अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा वॉलिटाइल सेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के सत्र में और आने वाले सत्र में मुझे यही लगता है कि यहाँ पे कि इंडियन मार्केट्स भी कहीं ना कहीं वॉलिटाइल जरूर रहेंगे। हालांकि हम लोग आज अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी की तरफ भी सेशन है, तो आज हम नेक्स्ट स्टेप अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे। तो अगेन वॉलिटिलिटी कैन बी एक्सपेक्टेड वंस अगेन, बट यस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें जरूर देखने को मिलेगा। जहां तक की सपोर्ट की बात है, सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं निफ्टी में 17,000 लेवल का एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल है, मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा की तरफ भी देखें तो 17,000 फुट स्ट्राइक के अंदर लगभग 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है। तो अगर 17,000 की साइकोलॉजिकल लेवल को हम लोग कहीं ना कहीं आज फर्स्ट हाफ में सस्टेन कर पाते हैं तो सेकंड हाफ में एक रिकवरी मोड हम लोग वंस अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट जो रहेगा मेजर टेक्निकल लेवल के बेस पे वो रहेगा 16,950 से 16,850 के जोन में। और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 35,800 से 35,600 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए अगर हम लोग 17,000, जैसे मैंने बताया आपको, 17,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को हम लोग सस्टेन करते हैं तो अपसाइड में 17,100 से 17,200 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में 36,200 से 36,400 का जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आज की सेशन पे। बिल्कुल क्षितिज, साथ ही फिर सेक्टर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए आप क्या देंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट्स तो वॉलेटाइल रहेंगे बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मार्केट्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में हम लोगों ने काफी अच्छी बाइंग होती दिखाई दी। और खासकर अगर हम टायर स्पेस की बात करें तो टायर स्पेस में काफी अच्छे हमें बाइंग के सौदे आते दिखाई दिए। तो आज की रिकमेंडेशन है कि मोमेंटम पे हम लोग प्ले करने चाहेंगे पहले अपोलो टायर के अंदर। अपोलो टायर के देखिए अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है डेली चार्ट के ऊपर और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट आता दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अपोलो टायर में लॉन्ग प्ले करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है 202 रुपए के नीचे और जो टारगेट रहेगा वो 222 रुपए तक का रहेगा। जो दूसरा स्टॉक रहेगा देखिए वो भी हमारा टायर स्पेस से ही रहेगा। स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्टॉक के क्लोजिंग दी है लगभग 2200 रुपए के आसपास। देख टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला है 7 से 10 दिन में। और स्टॉक अपने कंसोलिडेशन के बाद वंस अगेन 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट और क्लोजिंग होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम प्ले हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी प्ले करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है 2130 रुपए के नीचे। और जो टारगेट पोटेंशियल यहाँ पे स्टॉक में लगता है वो 2300 से 2305 तक का देखने को मिल सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में।
बिल्कुल क्षितिज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपना रिएक्शन और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए यहाँ पर ये तो क्षितिज की राय हुई, लेकिन दो और ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास आए हैं। मानस जायसवाल ने कॉल्स हमें भेजी हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक आईईएक्स यानी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर। बैंकिंग शेयर्स लगातार फोकस में हैं। आज एक्सिस बैंक के नंबर्स भी आने वाले हैं और इस बीच आईसीआईसीआई बैंक पर इन्होंने अपना बेरिश नजरिया जताया है। करीब 2.5% की कमजोरी कल के सेशन में भी हमने देखी। आज 710 के टारगेट्स ये दे रहे हैं। ये यहाँ 736 कल क्लोज हुआ था, 710 तक और ज्यादा गिर सकता है। 751 751 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको आईसीआईसीआई बैंक में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स में भी बिकवाली की ही रणनीति आती हुई दिख रही है। मानस का मानना है कि 208 तक नीचे जा सकता है। 226 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल की इसकी क्लोजिंग 218 है, तो कल की अपनी क्लोजिंग से करीब 10 रुपए और ज्यादा नीचे टारगेट्स मानस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार में लगातार रिजल्ट्स चल रहे हैं। हैवी वेट दिग्गज कंपनियों के नंबर्स कल एचयूएल, बजाज ऑटो के आते हुए देखने को मिले। ऑफ कोर्स एचयूएल दोनों नंबर्स जो हैं बाजार बंद होने के बाद हमारे सामने आए और शरद लगातार एचयूएल के नंबर्स ट्रैक भी कर रहे थे। दोनों नतीजे कैसे रहे शरद से समझते हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं किस तरह के नंबर्स हमने निफ्टी स्पेस के कल देखे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले एचयूएल के जो नतीजे पे हम लोग फोकस करेंगे। नतीजे देखा जाए तो सारे पैरामीटर्स में बीट देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ले लीजिए, एबिटडा ले लीजिए, इवन मार्जिन में भी सब जो है एक सरप्राइज़ मिली है। अब देखा जाए तो पैट में लगभग 9% का उछाल देखने मिला है। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर देखने मिला है और रेवेन्यू में 11% ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन जो सरप्राइज़ आया है वो है वॉल्यूम के आंकड़े। वॉल्यूम फ्लैटिश आया है और जो अनुमान था वो ऑलमोस्ट 3% का डिग्रोथ का अनुमान था। प्राइसिंग ग्रोथ देखा जाए तो प्राइस हाइक्स के कारण लगभग 10% साल दर साल जो है आपके जो है बढ़त देखने मिली है। सेगमेंट्स में बात करें तो होम केयर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन देखने मिला है। ऑलमोस्ट 24% रेवेन्यूज़ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने मिली है। स्किन और क्लेंजिंग और डिटर्जेंट सेगमेंट में हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो अभी रहने वाली है आगे वाले क्वार्टर्स में आते हुए, और कंपनी जो है कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लेने वाली है आगे जाते हुए। मार्जिन्स जो है थोड़े शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन करेंगे, हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। लेकिन रूरल सेगमेंट पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात कंपनी ने कही कि एक म्यूटेड ग्रोथ को एक्सपेक्टेशंस रहेगा और वैल्यू ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फ्लैट आया और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो नेगेटिव आया। और आखिर में कंपनी ने कहा कि मार्केट शेयर गेन जो थी पूरे ब्रॉड बेस्ड हुई थी अक्रॉस कैटेगरीज और अक्रॉस जोग्राफीज। तो एचयूएल के जो थे पूरे शानदार नतीजे देखने मिले और सारे पैरामीटर्स पे बीट आए हैं। अब हुआ एचयूएल। अब हम बात करेंगे बजाज ऑटो पे। तो बजाज ऑटो पे भी जो है स्टैंडअलोन आंकड़ों में देखा गया तो सारे पैरामीटर्स में फिर से बीट किया गया है। रेवेन्यू और एबिटडा यहाँ पे ऑफ कोर्स डाउन टिक देखने मिला था, लेकिन याद रखिए एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट आया है 315 करोड़ का, तो ये पॉइंट भी जो है आपके अर्निंग्स में रहेगा। अब ये एक्सेप्शनल आइटम जो था आपके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एक इंसेंटिव मिला था उसके कारण था, लेकिन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिली है वो जो है उसके कारण हुआ है बिकॉज आपके जो प्राइस हाइक्स है ये ली गई है। लगभग 3 से 4 मेजर प्राइस हाइक्स लिए गए हैं पिछले 6 महीने में। मटेरियल कॉस्ट की जो डेफरल एडजस्टमेंट हुई है फाइनेंशियल में, और जो यूएस डॉलर्स की रियलाइजेशन है और अच्छी फेवरेबल सेल्स मिक्स है उसके कारण मार्जिन्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट अनुमान से बेटर आया गया है। कंपनी को अभी भी लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज़ में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है और मोटरसाइकिल के जो शेयर है वहाँ पे जो है मार्केट शेयर थोड़ी बड़ी है, मार्जिनली 18.2% आ गई है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, लगभग 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस है सबसे ज़्यादा सेल्स देखने मिली, लगभग 25 लाख व्हीकल्स की देखने मिली है सेल्स। तो ओवरऑल देखा जाए जो सेल्स की बात है और एक्सपोर्ट्स की बात है वो ऑलमोस्ट 52% अब एक्सपोर्ट्स हो गई है। ओके शरद, यहाँ पर ऑफ कोर्स एचयूएल के नंबर्स से पहले जब हम बात कर रहे थे आप काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर रहे थे नंबर्स का, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है पूरी तरह से समझ आ रहा है कि एचयूएल के नंबर्स को आपने बेहद अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे और भी डिटेल्स हैं जिस पर बातचीत करनी है, लेकिन इस बीच और भी कई सारी कंपनियों के नतीजे कल आते हुए दिखें। रिजल्ट्स कैसे रहे पोस्ट मार्केट, ये पूजा से आप समझ लेते हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे और वो कैसे दिखें।
जी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत एचडीएफसी एएमसी से करेंगे। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। यील्ड्स में हल्का दबाव जरूर दिखा है इस बार। आय की बात करेंगे तो वहां पर 2.7% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफा 8.7% बढ़ा है कंपनी का। परसिस्टेंट सिस्टम्स के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में अगर देखेंगे तिमाही दर तिमाही करीब 10% की ग्रोथ देखी गई है और मुनाफे में भी करीब 14% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। ट्रेंड के नतीजे कुछ मिले जुले हैं और जैसा कि अनुमान कर रहे थे वैसे ही नंबर्स आए हैं। आय में करीब 41% की ग्रोथ है, लेकिन मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। करीब 21 करोड़ का घाटा दर्ज किया है और मार्जिन में भी जो कोरोना की तीसरी लहर थी उसके चलते यहाँ पर दबाव भी देखा गया। आईएक्स के नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही हैं। आय में करीब 19.5% की ग्रोथ देखी गई है और मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर आईएक्स की तरफ से भी। इंडियन होटल्स के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में बढ़त जरूर दिखाई दी है 41% की, लेकिन मुनाफे में दबाव है और इस बार अगर देखेंगे तो करीब 74 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा जरूर दर्ज किया, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन है जिसके चलते मुनाफे को इस बार सपोर्ट देखने को मिला है और ऐसे कुछ मार्जिन के फ्रंट पर भी यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा हैट्सन एग्रो पे अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 4% की बढ़त है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 19% घटा है कंपनी का और मार्जिन में भी देखेंगे तो 12.5% से घटकर 9.8% के नंबर्स आए हैं। चेन्नई पेट्रो के भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं। आय में देखेंगे तो करीब 65% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और मुनाफा 335% बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा महिंद्रा लाइफस्पेस के नंबर्स भी अगर देखेंगे तो वो अनुमान के मुताबिक ही है। आय में करीब 190% की ग्रोथ देखी गई है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो ये छोटा बेस भी था जिसके कारण एक बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की। यहाँ पर भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में करीब 10% की ग्रोथ है और मुनाफा भी 1 करोड़ से बढ़कर करीब 4 करोड़ पहुंच चुका है। यहाँ पर जो फाइनेंस कॉस्ट में कमी आई है उससे मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया। ओके पूजा, साथ ही खबरें भी ढेर सारी कल आई। खबरों वाले शेयर न्यूज़ जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, कौन सी है वो? जी टीवी 18 और ब्रॉडकास्ट और रिलायंस पे नजर रखिए। आज तमाम मीडिया कंपनी भी फोकस में रह सकती हैं। बोधी ट्री कंसोर्शियम वायरकॉन 18 में करीब 13,500 करोड़ के निवेश करने की घोषणा उन्होंने की है। इसमें रिलायंस कंसोर्शियम भी जो है वो 1645 करोड़ का निवेश करेगा और अगले 6 महीने में ये पूरा ट्रांजैक्शन पूरा होता हुआ नजर आएगा और वायरकॉम 18 में पैरामाउंट ग्लोबल शेयर धारक बना रहेगा। तो ये खबर आ रही है, इसके चलते आप दोनों ही कंपनियों पर फोकस रखिए। आज वापस से एफएमसीजी कंपनीज और क्यूएसआर स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। इंडोनेशिया के मंत्री का बयान आया है जिसमें कि इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट बैन में सीपीओ और रिफाइंड पाम ऑयल को फिर से शामिल कर लिया गया है और आज से पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लागू हो जाएगा। तो इन तमाम इस खबर के चलते तमाम स्टॉक्स पर आज असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्फोएज और पीबी फिनटेक भी फोकस में रहेगा। मेकसेंस टेक और पीबी फिनटेक ने एमएलगेमेशन यानी कि विलय की स्कीम को मंजूरी दे दी है। टाटा कंज्यूमर पर भी नजर रखिए, फंड एक्शन हुआ है। एलआईसी ने करीब 1.36 लाख शेयर्स खरीदे हैं और अब जो हिस्सेदारी है एलआईसी की कंपनी में वो 5% से ज्यादा हो चुकी है। ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा। एक्विनॉर के साथ एमओयू साइन किया, करार किया, जिसमें कि एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और क्लीन एनर्जी के लिए ये करार किया गया है। 2 साल के लिए ये एमओयू वैलिड होगा। पीबी फिनटेक फोकस में रहेगा। आज काफी सारी खबरें आ रही है इससे जुड़ी हुई। पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर में भी कंपनी की निवेश की योजना और 450 करोड़ रुपए कंपनी ने निवेश कर भी दिया है। तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। केयर रेटिंग्स में फंड एक्शन हुआ है। फेशियन एसेंट इंटरनेशनल वैल्यू फंड ने करीब कंपनी के 1.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। 477 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये फंड एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। और आखिर में बात करते हैं बारबेक्यू नेशन की। यहाँ पर भी एक फंड एक्शन हुआ है। आशीष रमेश कचोलिया ने 1160 के भाव पर करीब 2.5 लाख शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं। तो ये एक फंड एक्शन हुआ है बारबेक्यू नेशन में, जिसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी हमें बताने के लिए। चलिए अब जो नतीजे कल आते हुए दिखे वो कैसे रहे वो तो आपने जाना, लेकिन आज जो नंबर्स आने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, अनुमान ये जानना है हमें। कोलगेट के नतीजे आने वाले हैं आज और साथ ही एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आएंगे। शुरुआत कोलगेट के नंबर से कर लेते हैं और कोलगेट के नतीजों का अनुमान लेकर शरद है हमारे साथ। शरद बताएं कोलगेट के नंबर्स कैसे रहेंगे?
जी, देखा जाए तो कोलगेट के नतीजे जो हैं ओवरऑल जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो है लगभग सपाट एक्सपेक्टेशंस रहेगा। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 3% का उछाल का अनुमान है। ऑलमोस्ट 1322 करोड़ का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशंस है। आप एबिडा में लगभग 4% का डाउनटिक का एक्सपेक्टेशन है जो 405 करोड़ का अनुमान लगा के बैठे हैं। और मार्जिन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स का जो है मार्जिन कंट्रैक्शन का एक्सपेक्टेशन है। ऑलमोस्ट 30.6% ईयर बेसिस पे मार्जिन्स का अनुमान है। पैट में भी लगभग लेकिन ज़्यादा प्रेशर देखने मिलेगा, 13% डाउन रहेगा। एक म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज कंपटीशन जो है बढ़ोतरी बहुत हो गई है और कंपनी डिस्पाइट टेकिंग प्राइस हाइक्स कंपटीशन के कारण स्टॉक में जो दबाव देखेगा। और इसके कारण दो रीज़न है, एक है रूरल स्लो डाउन हुई है और दूसरा जो कैटेगरी ग्रोथ हुई है उसमें भी जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिला है। प्राइस हाइक जो है ऑफकोर्स लिया गया था आपकी महंगाई को कॉम्बैट करने के लिए, लेकिन जो मार्जिन है ये अभी भी दबाव पे रहेंगे क्योंकि हायर क्रूड प्राइसेस देखे गए और कंपेरेबल्स जो ओवरऑल इंडस्ट्री के हैं कॉस्टिंग के उनमें जो है प्रेशर देखने मिले। लेकिन आगे जाते हुए कंपनी की मैनेजमेंट आउटलुक पे क्या फोकस रहेगा, वो सबसे पहला रहेगा कि टूथपेस्ट का क्या वॉल्यूम ग्रोथ है आपके रूरल मार्केट में और आपके अर्बन मार्केट में, और कोई मार्केट शेयर में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा कि नए लॉन्चेस वित्त साल 2023 में कौन से होने वाले हैं, हाई मार्जिन वाले होने वाले हैं या हाई डिस्ट्रीब्यूशन बेस होने वाले हैं। तो इन सब पे जो है मैनेजमेंट कमेंट्री पे आज फोकस रहने वाला है। शरद शुक्रिया कोलगेट के नतीजों का अनुमान हमें बताने के लिए। और हर्ष अब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे आएंगे वो बताएंगे। हर्ष बताएं, एक्सिस बैंक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? एक्सिस बैंक अपने Q4 FY22 के नंबर्स डिस्क्लोज करने के लिए तैयार, और हम देखते हैं कि स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस क्या है एक्सिस बैंक से। नेट इंटरेस्ट इनकम 21% से बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब वो 9,150 करोड़ के आसपास आएगा। PPOP में स्लाइड घटान आएगी, स्लाइड फॉल 2.5% लोअर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब वो 6,700 करोड़ के आसपास आएगा। पर प्रोविजंस में काफ़ी हेल्दी डिक्रीज़ आएगा जिसके वजह से पैट नंबर में हेल्दी इंक्रीज़ आएगा। पहले प्रोविजंस देखते हैं, प्रोविजंस का नंबर 57% से गिरेगा, ऐसे उम्मीदें हैं। 1400 करोड़ का प्रोविजंस नंबर आएगा जिसके वजह से पैट शार्पली हायर जाएगा। पैट ग्रोथ अराउंड 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अब वो पैट अराउंड 4,000 करोड़ से जस्ट नीचे आने की अपेक्षा है। बैलेंस शीट के साइड पे दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट पे 16% ग्रोथ दिखेगा। एडवांसेस डिपॉजिट्स के साइड पे एडवांसेस अराउंड 7,10,000 करोड़ पे आएंगे, डिपॉजिट्स अराउंड 8,10,000 करोड़ पे आएंगे। कासा एक्सपेक्टेड अराउंड 46% के आसपास हैं, और जब हम निम्स और क्रेडिट कॉस्ट देखें वो काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं एट द मोमेंट। तो ये ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस हैं। इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री, वेल बिजनेस ट्रैक्शन कैसे जा रहा है, और वो सिटी डील राइट, उन्होंने सिटी को टेक ओवर किया है तो उस दौरान उसका अपडेट क्या है वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से। ओके, तो क्लियरली हर्ष शुक्रिया ये अनुमान हमें बताने के लिए। मैनेजमेंट कमेंट्री पर नज़र रहेगी, खासतौर से इन्होंने जो नई डील्स की हैं वो डील्स कैसी रही हैं, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, और साथ ही ग्रोथ ट्रिगर्स और आगे की गाइडेंस क्या है, इस पर ज़रूर नज़र रखनी होगी। एक्सिस बैंक और कोलगेट दोनों के नतीजे आ जाने वाले हैं जिस पर आपको फोकस रखना है। लेकिन इस बीच चलिए अब हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स में आज की शुरुआत कैसी होती दिख सकती है, कौन सी कमोडिटीज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना है। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट में ही जो हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव, इस पर आपका आउटलुक मैं जानना चाहूंगी। सोना 1.25% गिरकर 2 महीने के निचले स्तर पर जा चुका है। क्या लगता है बुलियन मार्केट सोने चांदी की चाल आगे कैसे जाती दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हमने एक प्रेशर देखा है इनफैक्ट पिछले कुछ सेशंस में। मेन रीजन बीइंग डॉलर इंडेक्स में हमने एक तेजी देखी है। 101 पे डॉलर इंडेक्स रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर जैसे निकल गया तो 103 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बट इट इज अगेन कमिंग टू अ रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 103.50। तो हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में एक इन लेवल्स पर एक सपोर्ट आए। वैसे भी चार्ट्स पर गोल्ड पे अराउंड $1875 के आसपास गोल्ड स्पॉट में सपोर्ट दिख रहा है, और अभी अराउंड
1883 के पास में चल रहा है। अंडरटोन हल्का सा आई वुड से साइडवेज टू बेरिश है, लेकिन जो इसका ओवरऑल व्यू है वो अभी भी मेरे हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो रहे हैं रशिया यूक्रेन में, उसके चलते एनी टाइम वी माइट सी अ स्पर्ट अप इन गोल्ड प्राइजेस, और उस वजह से हमें लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है इसमें। प्लस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्वार्टर फर्स्ट में गोल्ड का जो इन्वेस्टर्स का जो रुझान है गोल्ड के टुवर्ड्स वो बढ़ा है, अराउंड 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो हमारे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि इन लेवल्स पर एक सपोर्ट आ सकता है, इसीलिए हमने आज के सेशन में डिप में खरीदारी की एडवाइस की है। अराउंड 50,850 के आसपास बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट है इंडियन मार्केट्स में, और हमें लगता है कि फिर से एक बार 51,500 से 51,600 तक के एक पुल बैक देखने मिल सकते हैं गोल्ड में। ओके रविंद्र जी, साथ ही एनर्जी पैक पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो कच्चे तेल को अगर देखें, डॉलर की मजबूती से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल में सुस्ती देखने को मिली है। ब्रेंट के लेवल्स अगर देखें $105 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही नेचुरल गैस में भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, क्या लगता है एनर्जी पैक पर राय क्या होगी? वेल एनर्जी पैक में पहले तो मेरा जो टॉपिक होगा वो नेचुरल गैस होगा, क्योंकि नेचुरल गैस में हमने फिर से एक मोमेंटम आते हुए देखा है। दैट इज मेनली बिकॉज रशिया से जो बल्गेरिया और पोलैंड को गैस कट करने की जो बात निकली है, आई थिंक वो फिर से नेचुरल गैस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फिर हो सकता है कि कुछ गैस एंड क्रूड सप्लाईज को लेके फिर से कुछ चिंता बने, तो उस वजह से नेचुरल गैस में हमने एक अपमूव देखा, और कल के सेशन में चार्ट्स पे भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। प्लस यूएस में जो कोल्ड वेदर है उससे भी नेचुरल गैस को फायदा मिल रहा है। चार्ट्स पर 552 का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारे हिसाब से फिर से एक बार ये 580-585 तक जाने के चांसेस हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है नेचुरल गैस में फिर से शुरू हो चुका है, इसलिए हमने डिप में खरीदारी की एडवाइस दी है। प्लस क्रूड की बात करें तो क्रूड में इट इज मोर ऑफ अ रेंज बाउंड ट्रेड। डॉलर की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, बट सप्लाई टाइटनेस से नीचे से फिर से एक बार एक बाउंस बैक दिख रहा है हमें इसमें। और अगर इन्वेंट्री की बात करें तो कल की इन्वेंट्री में क्रूड एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम बिल्डअप आया था, प्लस जो प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज है वो दोनों ही डिक्लाइन आए थे, तो उस वजह से क्रूड को कल के सेशन में फिर से सपोर्ट मिला है। तो हमारे हिसाब से क्रूड फिर से एक बार 7,950 से 8,000 तक के लेवल्स एमसीएक्स पर टेस्ट कर सकता है, तो इसीलिए अगर डिप आता है तो एक बार बाइंग की जा सकती है क्रूड में, बट मोर ऑफ अ रेंज बाउंड मूव रहेगा क्रूड ऑयल में। बिल्कुल रविंद्र जी, शुक्रिया आपका कमोडिटी मार्केट्स पर अपना अपडेट और रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो ये तो हुई कमोडिटी अपडेट्स की बात और उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमने देखी, लेकिन साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी रिजल्ट सीजन में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट आ रही है ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कई सारी कंपनियां हैं, साथ ही सेक्टर्स भी हैं। चलिए आशीषा से जानते हैं क्या है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। पहली रिपोर्ट जेपी मॉर्गन से आई है रिफाइनिंग कंपनीज पर, जहां उन्होंने कहा कि एचपीसीएल को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, अंडरवेट का रेटिंग दिया है, अब पहले ओवरवेट का रेटिंग था। बीपीसीएल पर उन्होंने न्यूट्रल का रेटिंग दिया है, और वो अभी भी ओवरवेट है आईओसी पर, कॉशियस है वो अभी इंडिया ऑयल मार्केटिंग सेक्टर पर। और बीपीसीएल की बात करें तो उन्होंने कहा कि बीपीसीएल में प्राइवेटाइजेशन बिड निकाल दे तो उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव अट्रैक्टिवनेस नहीं है ये स्टॉक पर, और इसी कारण उन्होंने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल रेटिंग दी है अब बीपीसीएल पर। दूसरी रिपोर्ट अर्निंग्स के चलते आई है। बजाज ऑटो के नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, और उसी के चलते दो रिपोर्ट आई है। पहले बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 4,100 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर मार्जिन में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखी हमने इस क्वार्टर में, पॉजिटिव मिक्स के कारण। वॉल्यूम रिकवरी आगे चलते हुए कैसे हो सकती है उसके ऊपर फ्यूचर का आउटलुक निर्भर रहेगा। इस क्वार्टर में मार्जिन अच्छे खासे थे, और पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स में मार्जिन्स के कारण ही आई है। बजाज ऑटो उनका टॉप पिक है एक्सपोर्ट एक्सपोजर के कारण, और एक्सपोर्ट्स और डिमांड टू व्हीलर वॉल्यूम में इस क्वार्टर में थोड़ी सी स्लगिशनेस देखी हमने, लेकिन आगे चलते हुए उसके ऊपर फ्यूचर का आउटलुक निर्भर रहेगा। मक्वेरी की भी रिपोर्ट आई है बजाज ऑटो पर ही, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 4,000 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि एबिटा उनके एक्सपेक्टेशन से 20% ज़्यादा आया है, और कोर
प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 16% अच्छा आया है उनके एस्टिमेट्स के कारण, और उसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। HUL के भी नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, अच्छे नतीजे थे, और उसी के चलते 2 रिपोर्ट आई है आज सुबह। पहले क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 2550 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि होम केयर सेगमेंट इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा था और उसी के चलते नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन उन्होंने FY 23-24 के एस्टिमेट्स कट कर दिए हैं 9% से। JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है HUL पर, जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दिया है। Q4 एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स के कारण अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है Q4 के अर्निंग्स। मार्जिन्स FY 23 फर्स्ट हाफ के बाद आगे चलते हुए इम्प्रूव हो सकते हैं, और वॉल्यूम और वैल्यू मार्केट शेयर में कंपनी ने गेन किया है और इस क्वार्टर में, और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। ओके आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। दिन भर में इन ब्रोकरेजेस में जो